गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज 21 जुलाई है, दिन मंगलवार। हम क्लास 9 की फिजिक्स के पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं और आज हमको क्लास 9 की फिजिक्स में सरल रेखीय गति के समीकरणों को ग्राफी विधि से निकालना समझना है। तो हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं कि सरल रेखीय गति के समीकरणों को ग्राफी विधि से निकालना। सरल रेखीय गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से निकालना। ग्राफीय विधि से निकालना यानी कि जो सरल रेखीय गति के समीकरण हैं उन तीनों समीकरणों को कैसे निकालना, हमको ग्राफ के माध्यम से निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रथम समीकरण यानी कि प्रथम समीकरण को हम ग्राफ के रूप से कैसे निकाल सकते हैं, इस टॉपिक पर आ जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि ग्राफी विधि से गति के समीकरणों को निकालने में जो सबसे आवश्यक चीज है वह है कि ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे ग्राफ को बनाएंगे। अगर हम ग्राफ को बनाना सीख गए तो फिर जान लीजिए कि हमने 90% काम कर लिया, 10% काम केवल दिमाग में टेक्निक को याद रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं एक्स अक्ष के साथ समय अक्ष, यानी कि इधर समय सेकेंड में दर्शाएंगे और इधर क्या दर्शाएंगे, वेग दर्शाएंगे वाई अक्ष पर। चूंकि जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये पॉइंट तो 0 0 वर्जिन है, लेकिन जब भी चर्चा की, गणितीय विधि से भी चर्चा की, तो उसमें बताया कि कोई वस्तु ऐसा है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। अब ध्यान देने की बात यही है कि जब हम वस्तु का प्रारंभिक वेग दर्शाएंगे तो वहां वर्जिन से ना दर्शा करके हम क्या करेंगे, वर्जिन से ऊपर u वेग से दर्शाएंगे। और हम ये कहते हैं कि यहाँ तो t बराबर 0 है, यहाँ से चलना शुरू करता है और t टाइम में ये कौन सा वेग प्राप्त कर लेता है, v वेग प्राप्त कर लेता है। तो एक ग्राफ बनाया ऐसे, यहां से लंब डाल दो। जब लंब डालोगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, u हो गया, और यहां से यहां तक का पार्ट क्या हो गया, v हो गया। यहां से भी लंब डाल दो, ये क्या पहुंचा है, v पहुंचा है। टाइम क्या लिया यहां से यहां तक, t टाइम लिया, t इज इक्वल टू 0 टू t। अब जो गति का प्रथम समीकरण है, इसमें कुछ नाम दिए होंगे आपकी पुस्तकों में, जरा हम उसको देख के नाम लिख दें। कुछ भी दिया होगा, इस पॉइंट को इन्होंने मान रखा है, अच्छा इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको बी डैश मान लीजिए, जहां लंब आकर के गिरा है वहां सी मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, अब ये यहां पर एक झुकाव बन रहा है जिसे हम थीटा, या इसी को हम क्या कहेंगे, झुकाव को त्वरण कहेंगे। तो हम पहले एक काम कर लें कि दिए गए चित्र के अनुसार, दिए गए चित्र के अनुसार
क्या क्या चीज है कि गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण स्मॉल a है, t समय बाद वेग v हो जाता है। तो हमको करना क्या है कि u a v में संबंध निकालना है। अब देखिए जो त्वरण है, त्वरण के बारे में आपको बताया गया था कि समय वेग रेखा का जो झुकाव होता है, इंक्लाइनेशन होता है, वही वस्तु का त्वरण कहलाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि त्रिभुज ACB में क्या है कि थीटा बराबर a, माने झुकाव थीटा, यहां अगर हम लिख दें तो ये थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, त्वरण a के बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, लंब और बटे आधार। अब क्या करेंगे कि लंब बटे आधार ये बराबर हो गया, लंब देखो कितना है, ये यहां से यहां तक की दूरी है v और यहां से यहां तक की दूरी है u। तो इतनी सी दूरी क्या हो गई, v माइनस u। तो क्या हो गया कि BC बराबर हो गया v माइनस u और बटे आधार माने t0 से t तक की दूरी यानी स्मॉल t, यानी कि ये a बराबर हो गया, ध्यान दीजिएगा, a बराबर v माइनस u बाई टी, या त्रियक गुणा कर दीजिए तो v माइनस u बराबर at। u को पक्षांतर कर दीजिए, यहाँ ऋणात्मक है, इधर जाएगा धनात्मक हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस at। ये आपका ग्राफी विधि से गति का प्रथम समीकरण हो गया। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, सारी मेहनत आपको इस ग्राफ को याद रखने में है। हम ग्राफ में क्या दर्शा रहे हैं कि कोई गतिशील वस्तु है जो t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। इसके बाद क्या करते हैं कि ये स्मॉल t सेकेंड तक गति करती है और वेग v प्राप्त कर लेती है। आपको समय वेग ग्राफ पढ़ाते समय यह बताया गया है कि किसी भी समय वेग रेखा के झुकाव को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि जो समय वेग रेखा का झुकाव होता है वह किस चीज को दर्शाता है, वह वस्तु के त्वरण को दर्शाता है। तो हम इसमें स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि दिए गए चित्र के अनुसार गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि एक समान त्वरण हमने कितना मान रखा है, a है, t समय बाद वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये इतना सा पार्ट, ये जो त्रिभुज का पार्ट है, इस वाले पार्ट पर हम अपने दिमाग को केंद्रित करेंगे, इतने से पार्ट पर। तो जो त्रिभुज का ये इतना सा पार्ट है, इसमें क्या स्थिति बनती है कि त्रिभुज ACB में थीटा बराबर a, यानी कि जो समय वेग ग्राफ है उसका जो झुकाव होगा वह झुकाव किस चीज को दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। तो जब समय वेग ग्राफ का झुकाव त्वरण को दर्शाता है तो झुकाव थीटा कोण इंक्लाइनेशन बराबर a बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज में लंब निकालेंगे। तो देखो इतनी सी दूरी u है और ये इतनी सी दूरी v है, तो हमको केवल BC अगर निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा। तो ये हो गया लंब, और आधार क्या हो गया, 0 to t यानी t, यानी कि v माइनस u बाई टी बराबर क्या हो गया, a के इंक्लाइनेशन। तो क्या हो गया, यहां देखो BC बराबर लिख दिया गया है, यहां लिखा जाए ये थीटा बराबर इतना बराबर a के। अब क्या करेंगे, a बराबर हो गया v माइनस u बाई टी, हम त्रियक गुणा कर लेते हैं
तो v माइनस यू बराबर होता है 80 के। हम v को यहाँ रखते हुए u को पक्षांतर कर देते हैं। तो जब पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर करते समय जो चिन्ह होता है वह बदल जाता है। तो यहाँ ऋण था तो इधर गया धन हो गया, तो v बराबर u प्लस 80, ये गति का प्रथम समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण आप निकालना सीख लीजिए, बात समझ में आ गई होगी और गणितीय विधि से इससे ज्यादा भी समझ में आ गई होगी। अब सरल रेखीय गति का द्वितीय समीकरण कैसे निकालते हैं इसको देख लीजिएगा। सरल रेखीय गति का द्वितीय समीकरण। चित्र फिर से रिपीट होगा। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और बताया क्या सदैव x अक्ष पर हम क्या दर्शाते हैं, समय अक्ष इसको मानते हैं, इधर समय दर्शाते हैं और इधर वेग दर्शाते हैं। अब हम एक ग्राफ खींचेंगे, समय वेग ग्राफ, कि वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है। ऐसे हमने खींचा, यहां से एक लंब डाल दिया, ये लंब जहां काटा वहां t हो गया, यहां से लंब डाल दिया वेग अक्ष पर, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, वेग b हो गया। ये वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, तो यहां से लंब डाल दीजिए और लंब डालने के बाद ये दूरी आपकी u हो जाएगी और यहां भी क्योंकि ये दूरी u हो जाएगी, ये 0 0 वर्जिन है। अब क्या करते हैं, आपने मान रखा था कि ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और इस पॉइंट को B डैश आपने मान रखा था। अब क्या करेंगे, हमको क्या क्या चीज दिया गया है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग, ग्राफ से देखिए, वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u हो गया। एक समान त्वरण a हो गया। लिया गया समय या खर्च किया गया समय, ये क्या हो गया, स्मॉल t हो गया। अब यहां चली गई दूरी निकालनी है, तो चली गई दूरी ये मान लीजिए s है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको याद है जब कभी भी ये बताया गया कि किसी वस्तु द्वारा प्राप्त विस्थापन या चली गई दूरी क्या होती है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, समय वेग अक्ष के नीचे और समय अक्ष के ऊपर क्या करते थे, समय वेग ग्राफ के नीचे और समय अक्ष के ऊपर घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। तो हमारे पास ये क्षेत्रफल दो पार्टों में प्राप्त हो रहा है, ध्यान दीजिएगा चित्र में। एक वाला पार्ट तो ये है जो कि एक समकोण त्रिभुज की भांति है, या समकोण त्रिभुज है, और दूसरा वाला पार्ट क्या है, ये है जो रेखाएं तिरछी बनी हुई हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में हमको प्राप्त हुआ, एक यह त्रिभुज है और एक यह आयत है। तो हम क्या करते हैं कि वस्तु द्वारा स्मॉल t समय में तय की गई दूरी या चली गई दूरी s बराबर क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का
क्षेत्रफल और प्लस, या पहले आयत कर लो, आयत ए सी बी डैश ओ, तो ए सी बी डैश ओ का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ध्यान देने की चीज है, तो ये बराबर हो गया। देखो इस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या हुआ कि ये बराबर हो गया, चौड़ाई कितनी है u और गुणे लंबाई कितनी है यहां से यहां तक की t प्लस 1/2। अब यहां ध्यान देने की है, लंब गुणे आधार बटा 2, तो लंब इसका कितना है, लंब इसका है v माइनस देखो यहां v माइनस u, ये हो गया v माइनस u और गुणे t। क्या हुआ, लंब कितना हुआ, ये वाला पार्ट u है यहां तक, और ये पूरा पार्ट कितना है v है, तो इतना सा पार्ट लंब वाला पार्ट कितना हो गया v माइनस u। ओके, अब क्या करते हैं यहां देख लीजिए, ये बराबर हो गया u इंटू टी, या इसको ut लिखना शुरू कर दीजिए आप, ut प्लस 1/2। ध्यान देने की चीज क्या है कि यहाँ पे हम v का मान रख देते हैं, तो जब v का मान रख देते हैं तो पहले समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी है, तो यहाँ लिख देते हैं v बराबर u प्लस ए टी और माइनस u, और ये क्या हो गया इंटू टी के। अब यहाँ u ऋण में है, यहाँ u धन में है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ut प्लस 1/2। अब देखो u कट गया, तो u कट गया, बचा क्या ब्रैकेट में at और इंटू टी। तो ये क्या हो गया फाइनली कि s बराबर, यहां लिख लो s बराबर ut प्लस 1/2। देखो a तो a रह जाएगा, t इंटू टी स्क्वायर, तो क्या हो गया s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सरल रेखीय गति का द्वितीय समीकरण हो गया। हमने कैसे निकाला, ध्यान दीजिए, हमने क्या किया कि एक समय वेग ग्राफ खींचा। इस ग्राफ की खासियत क्या है कि ये प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ कर रहा है और अंतिम वेग v प्राप्त कर ले रहा है, समय t ले रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी अगर समय वेग ग्राफ से खींचना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जानना है तो समय वेग ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल हम निकालते हैं। अब उस क्षेत्रफल को निकालने में हम क्या करते हैं कि इसको दो भाग में देख लेते हैं कि ये दो भाग में बटा हुआ है। एक वाला पार्ट ये है कि जो आयत के रूप में है, ये वाला पार्ट, और दूसरा वाला पार्ट क्या है कि ये है जो समकोण त्रिभुज के रूप में है। हम क्या करते हैं, चली गई दूरी s बराबर इसका क्षेत्रफल धन इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, गणितीय विधि से बिल्कुल निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब निकाल करके इसको आपके सामने जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण में आ जाता है। देखो यहाँ प्लस छूटा हुआ है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो हमारा गति का दूसरा समीकरण है वो आ जाता है। तो ये आपका गति का दूसरा समीकरण हो गया। अब आपको सरल रेखीय गति के तीसरे समीकरण के बारे में चर्चा कर दी जाती है। समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो रही होगी, और पुरानी वीडियो जरूर एक बार देख लीजिए, दोनों वीडियो को मिला करके आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि सरल रेखीय गति का तृतीय समीकरण, सरल रेखीय
गति का तृतीय समीकरण। जब आप सरल रेखीय गति का तृतीय समीकरण निकालेंगे तो क्या होगा, ग्राफ तो आपका वही रहेगा, वेग अक्ष, समय अक्ष, वस्तु प्रारंभिक वेग u से चल रही है, और थोड़ा तिरछा बनाओ चित्र जिससे स्पष्ट बने। ऐसे यहां से लंब गिरा दिया, यहाँ से लंब यहाँ गिरा दिया, यहाँ से लंब यहाँ गिरा दिया। ये U है, पॉइंट A है, ये V है, यहाँ पॉइंट B है, लंब जो पहुंचा C है, B डैश है, O है, ये समय लिया गया समय जो है वो T है। अब क्या करेंगे, आपको सीधा व्यवस्था वहीं से शुरू करनी है कि इसके नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल ही निकालिए आप। लेकिन ध्यान देने की चीज है कि तब की बार हमने इसको एक त्रिभुज और एक आयत में डिवाइड कर लिया था, अब की बार इसका संपूर्ण क्षेत्रफल हम एक साथ ही निकालेंगे, ये पूरा क्षेत्रफल। और जब संपूर्ण क्षेत्रफल एक साथ निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि देखो ये एक समानांतर चतुर्भुज समलंब बन रहा है। क्या बन रहा है, समलंब बन रहा है। तो समलंब के क्षेत्रफल के सूत्र से हम निकालेंगे। तो गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी, ये बराबर हो गया S बराबर हो गया समलंब ओ ए बी डैश का क्षेत्रफल, ओ ए बी डैश का क्षेत्रफल। तो जब इस क्षेत्रफल को निकाला जाएगा तो क्या होगा, ये होता है समानांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो ये हो गया, एक मिनट जरा बुक से देख लें कहीं आप में कुछ और तो नहीं है। समानांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटा 2। चलिए, तो क्या हो गया, ये बराबर हो गया समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी भी आप लिख सकते हैं, बीच की लंबवत दूरी और बटा 2 बराबर हो गया S बराबर। अब देखो समानांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये वाला U है और ये वाला V है। तो क्या हो गया, U प्लस V गुणे इनके बीच की दूरी अभिलंबवत दूरी T और बटा 2। क्या हुआ, S बराबर U प्लस V बाई 2। अब हम क्या करते हैं कि जो समीकरण नंबर हमारा 1 है, उस समीकरण नंबर 1 से V का मान रख देते हैं। पहले हम समीकरण नंबर 1 रखते हैं, तो ये क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से, यानी गति के समीकरण 1 से या गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। तो जब गति का प्रथम समीकरण होता है तो क्या होता है, ये बराबर होता है V बराबर U प्लस AT के, V बराबर U प्लस AT के। पक्षांतर करो तो क्या हो गया, V माइनस U बराबर AT के, या
टी बराबर आपका क्या हो गया, v माइनस यू बटे ए। ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया कि गति का प्रथम समीकरण लिखा कि v बराबर u प्लस ए टी के। हमने u को पक्षांतर कर दिया, इधर धन है तो इधर आके ऋण हो गया, v माइनस यू हो गया बराबर ए टी के। अगर t का मान हम निकालें तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए के। यही मान इस समीकरण में, मान लो ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 में t का मान रखने पर, तो जब समीकरण नंबर 1 में इस t का मान रखेंगे हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 में t का मान रखने पर, जब आप t का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s बराबर u प्लस v बाई 2 और इंटू t का मान हमको क्या रखना है, v माइनस यू बाई ए, तो लिख दिया v माइनस यू बाई ए। ध्यान देने की चीज है कि ये u प्लस v या v, अब इसको हम जैसा और सेट कर लें तो s बराबर क्या हो गया, इनको आगे पीछे करने पे कोई अंतर नहीं आएगा, ये हो गया v प्लस यू और ये हो गया v माइनस यू और बटे 2a। तो आप जानते हो सूत्र कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। सब सम क्या होती है, यहां पे देखो तो v प्लस यू और v माइनस यू माने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो ये हो गया s बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। त्रियक गुणा कर दीजिए, तो जब त्रियक गुणा करेंगे तो क्या हो गया कि 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये ऋणात्मक है, इसको इधर ले आइए या इस, हाँ बस यही करिए, इसको इधर लाइए। तो इसको जब इधर लाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर। केवल इतना करना है कि ये तराजू बराबर है, इसको घुमा देना है, तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तृतीय समीकरण निकल गया। अब आपको करना क्या है, एक बार इसको जरा सा और ऊपर लिख देते हैं। यहां देखिए, यहीं से आपको समझना है कि ये है s बराबर v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर अपान 2a, इम्प्लाइज दैट ये 2a का गुणा कर दिया तो हो गया 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या यू स्क्वायर को इधर ले आए तो इम्प्लाइज दैट 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। इसको सेट कर लेते हैं, इम्प्लाइज दैट v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यही आपका फाइनली तीसरा समीकरण है। क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ ऐसा बनाते हैं कि जिसमें प्रारंभिक वेग u से कोई वस्तु गतिशील है और स्मॉल t समय बाद वो v वेग प्राप्त कर लेता है। ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं समय वेग अक्ष के साथ। अब क्या करते हैं कि ये जो समय वेग ग्राफ है, इस समय वेग ग्राफ से समय अक्ष के नीचे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालते हैं। इस बार क्षेत्रफल निकालते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं तो उस घिरे हुए क्षेत्रफल को दो भागों में ना डिवाइड करके एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करते हैं। वहाँ जो टेक्निकल पॉइंट है वो केवल इतना सा है। इतनी सी बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये बात अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि क्या करना है कि गति का प्रथम समीकरण लेना है और इस गति के प्रथम समीकरण से t का मान निकालना है।
अगर आपको ये टॉपिक पता है कि यहाँ हम जब पहले समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेंगे और सूत्र लिखने के बाद तुरंत गति का प्रथम समीकरण लेंगे और गति के प्रथम समीकरण से t का मान निकाल करके पहले समीकरण में रख देंगे, ये काम अगर आप कर ले गए तो आपके गति का तृतीय समीकरण सरलता से आ जाएगा। तो सरल रेखीय गति के समीकरणों की गणितीय विधि और सरल रेखीय गति के समीकरणों की ग्राफीय विधि, दोनों विधियां आपको स्पष्ट तरीके से बता दी गई हैं। आप अपनी पुस्तक से जो आंकिक प्रश्न दिए गए हैं उस आंकिक प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दीजिए। कल की कक्षा में यह चैप्टर पूर्ण हो जाएगा, कुछ और टॉपिक बचे हैं वो बता दिया जाएगा और आपको ये पूर्णतः ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, रिवाइजिंग पार्ट भी खत्म हो जाएगा और अगली कक्षाओं मतलब कल के बाद जो आगामी अगले सप्ताह की कक्षाएं होंगी उसमें आपको नए टॉपिक नए चैप्टर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।